फैराडे लॉ कहता है कि करंट पैदा होगा, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी। कब? जब फ्लक्स में चेंज हो। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, उतनी ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगी। ठीक, लेंस लॉ कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो एक ऐसी करंट पैदा करेगा जो अपने ऑरिजिनेटर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को ही अपोज करेगा, मीन्स फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहेगा। ठीक, तो कैसे? तो वो अब देखना है कि लेंस ने क्या ऑब्जर्व किया जिसके बेसिस पे उसने ये नियम दिया। तो देखो, होता ये है, ये मान लिया सर्कुलर कॉइल है ना, ये बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को के नॉर्थ पोल को जब कॉइल के नजदीक लाया गया तो देखा गया कि कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण कॉइल का इधर से जो फेस है वो किस तरह का पोल एग्जिबिट करेगा? नॉर्थ पोल एग्जिबिट करेगा। ठीक, तो कैसे भी राइट हैंड रूल से अगर देखें तो करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड थंब की तरफ होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से ही निकलती है ना। तो कॉइल में चूंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये फेस कॉइल का नॉर्थ पोल होगा। ठीक, तो मैग्नेट जब यहाँ मान लो यहाँ तक आ गया तो जैसे जैसे ये नजदीक आता जा रहा है जो फ्लक्स का चेंज है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, जिसके कारण करंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक, और करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब एक सर्टेन डिस्टेंस तक आ जाने के बाद इसका जो करंट है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो नॉर्थ पोलैरिटी है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इस मैग्नेट को यहाँ के बाद और नजदीक नहीं आने देगी। तो जब मैग्नेट नजदीक जाएगा ही नहीं तो फील्ड बढ़ेगी नहीं, फील्ड में चेंज होगा नहीं कॉइल के लोकेशन पे। जब फील्ड में कोई चेंज नहीं होना है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होना है, तो रोक दिया उसने फ्लक्स में चेंज होने को, है ना। तो हम क्या करते हैं? एक्सटर्नली जो है इस पे फोर्स लगाते हैं, मीन्स एनर्जी की सप्लाई देते हैं ताकि हम और नजदीक कॉइल के इस मैग्नेट को ले जा सके, ताकि और ज्यादा फील्ड में चेंज आ सके, ताकि और ईएमएफ इंड्यूस हो और करंट इंड्यूस हो। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ का रिपल्शन वाला सिचुएशन हो जाता है। अब दूसरा सिचुएशन है कि जब मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तब क्या होगा? तो उस केस में भी तो फील्ड जो है वो घटनी शुरू होगी। जब ये बार मैग्नेट इस कॉइल से दूर जाने लगेगा तो उस केस में इस कॉइल की लोकेशन पे फील्ड क्या होगी? घटेगी। फील्ड घटेगी मतलब यहाँ पे फ्लक्स घटेगा, मतलब फ्लक्स में चेंज होना शुरू होगा। ठीक, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही मैग्नेट दूर जाने लगा, नॉर्थ पोल दूर जाने लगा, करंट की डायरेक्शन जो है वो पलटी हुई मिलती है, उलट जाती है। मतलब पहले एंटी क्लॉकवाइज थी तो अब क्लॉकवाइज हो जाती है। जैसे ही ये क्लॉकवाइज हुई, ये फेस जो है वो कैसा अपियर हो जाता है? नॉर्थ पोल। ठीक, ये चीज उस समय भी पढ़े थे जब बाइट-सावर्ट्स लॉ बताए थे, X मच ग्रेटर देन A का कंडीशन कि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और उसका नॉर्थ पोल कब होगा और साउथ पोल कब होगा वो उस समय बताया गया था। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब कॉइल में इस तरफ से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो कॉइल का ये फेस नॉर्थ पोल, और अगर कॉइल में फ्लो होने वाली करंट इधर से देखने पर क्लॉकवाइज हो तो इस तरफ से साउथ पोल। ठीक, तो अब देखो अगेन यहाँ भी ये अभी चूंकि मैग्नेट नजदीक है ना तो यहाँ फील्ड ज्यादा होगा। ठीक, मैग्नेट दूर जा रहा है तो यहाँ से जो फ्लक्स का चेंज है वो भी अभी ज्यादा ही हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा फील्ड की वैल्यू ज्यादा होने के कारण, है ना। तो यहाँ पे जो फिलहाल करंट की वैल्यू होगी वो ज्यादा ही होगी,
जिसके कारण ये साउथ पोल जो है वो सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग होगा और कैपेबल होगा कि इस नॉर्थ पोल को जो है वो अट्रैक्ट करे, मीन्स चुंबक को दूर नहीं जाने, है ना। होगा ऐसा कुछ। जब यहाँ साउथ पोल है तो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो वो क्या चाहेगा, ये कॉइल का करंट, ये मैग्नेट दूर ना जाए, क्योंकि कॉइल के करंट ने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रखा है जो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, इसको दूर नहीं जाने दे। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत। तो अगेन इसको पुल करने के लिए क्या जरूरत है, हमको बाहर से फिर से फोर्स या एनर्जी देने की जरूरत है, ताकि हम मैग्नेट को बाहर की तरफ खींच सके, ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ा सके, ताकि करंट ज्यादा पैदा हो, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर है बात। तो यही चीज जो है वो लेंज ने ऑब्जर्व किया, जिसके बेसिस पे उसने ये रूल दिया कि रिलेटिव मोशन के कारण कॉइल में एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है जो इस तरह की करंट पैदा करेगा जो अपने ही ओरिजिनेटर को, मींस रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना शुरू कर देगा, फ्लक्स को चेंज होने से रोकना चाहेगा। क्योंकि जब फ्लक्स बढ़ना चाह रहा था मैग्नेट नजदीक आने के कारण, तो वो नजदीक नहीं आने दे रहा मैग्नेट को, और जब फ्लक्स घटना चाह रहा है मैग्नेट के दूर जाने के कारण, तो वो दूर भी नहीं जाने देना चाह रहा है, तो अपोज ही करना हुआ इसका मतलब। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये जल्दी से फिगर बना लो और फिर एनसीईआरटी की रीडिंग डालना, तो उसमें ये लेफ्ट साइड में तुम्हारा फिगर है, राइट साइड में उसका एक्सप्लेनेशन। तो जो समझाने की कोशिश की है वो तुमको वहां वर्ड्स में मिलेगा। टॉपिक नेक्स्ट लिख लो, मोशनल ईएमएफ। जो फैराडेज लॉ से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड स्टेशनरी कॉइल, है ना। मैग्नेट को मूव कराते हैं, तो उसके कारण जो ईएमएफ उस मोशन के कारण पैदा हो रही है, उसी को हमने मोशनल ईएमएफ नाम दे रखा है। ठीक है, तो अब उसका कैलकुलेशन, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो ये दो तरीके से निकलता है, एक फैराडे लॉ से और एक लॉरेंट्ज फोर्स के कंसेप्ट से। ठीक, कैसे वो देख लो। पहले हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल, कुछ सर्टेन लेंथ का है, नेमिंग कर देते हैं पी क्यू, इधर आर एंड, इधर एस एंड, इधर से क्लोज होगा ये बार। ठीक है, और ये आर्म में खासियत ये है कि ये फ्री टू मूव है ना, मतलब ये रेल की पटरी जैसी हो गई, यहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म कर रखा है कि आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, इस आर्म की लेंथ एल ले ली, और ये जो है वो हो गया एक्स। ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है टू द प्लेन ऑफ पेपर या टू द प्लेन ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ कॉइल भी कह सकते हैं। इससे एरिया वेक्टर क्या होगा, वो भी परपेंडिकुलरली इनवर्ड ही होगा। परपेंडिकुलरली इनवर्ड होने के कारण एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो कितना होगा, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों का दोनों परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्लक्स हमेशा इस एरिया के थ्रू क्या होगा, इस कॉइल के एरिया के थ्रू मैक्सिमम, इट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री वाला केस, है ना। तो देखो सबसे पहले हम इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ
वाई पी क्यू आर एस, वो कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो कितना, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, तो फ्लक्स थ्रू कॉइल क्या हो जाएगा, therefore फ्लक्स थ्रू कॉइल पी क्यू आर एस, वो कितना, बी डॉट ए से बी ए कॉस 0, बी एल की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई एल एक्स इंटू 1, तो कितना मिला, बी एल एक्स मिला, है ना। अब हम पी क्यू को स्लाइड करना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि पी क्यू आर्म जो है वो v वेलोसिटी से इस तरफ स्लाइड कर रही है, तो v की वैल्यू क्या होगी, इधर जब ये स्लाइड करेगा तो ये x की वैल्यू वेरी करेगी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं dx by dt। तो देखो, अब हम जैसे ही पी क्यू आर्म को स्लाइड करना शुरू करते हैं तो x की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू घटेगी मतलब जो एरिया था उसकी वैल्यू घटेगी। जब एरिया घटेगी या फिर एरिया में चेंज होगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आएगा, और जब फ्लक्स थ्रू कॉइल चेंज करेगा तो इस कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। नाउ आर पी क्यू इज slided with some velocity v, मान लिया dx by dt। then क्या होगा, x चेंज होगा जिसके कारण एरिया जो था L इंटू एक्स वो चेंज होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिला हमको VLX वो चेंज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, EMF इंड्यूसेस, है ना। तो ये EMF अब कितना, फैराडे लॉ लगा देंगे, फ्रॉम फैराडेज लॉ। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि फैराडे लॉ में माइनस साइन भी अपीयर होता है ना। तो अगर हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये d बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब d बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। b और l वो तो फिक्स है, वो बदलेंगे नहीं, बचेगा अंदर में dx बाई डी टी, हो गया ये b l b। ये मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी कितनी, v इंटू लेंथ ऑफ कॉइल, आर्म जो भी है ना, और इंटू में उसका मोशन का स्पीड या वेलोसिटी। ठीक, ये तो हो गया फैराडेज लॉ के टर्म्स में। अगर इसी को लॉरेंट्ज फोर्स के टर्म्स में देखो तो इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स हम क्या करते हैं, उस केस में एक चार्ज Q यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक, और जब इस आर्म PQ को मूव कराया जाएगा v वेलोसिटी से, तो ये चार्ज भी उसी v वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। और जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें फोर्स लगाना शुरू करेगा, है ना। कितना फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू v क्रॉस b, मतलब Q v b साइन थीटा, फोर्थ चैप्टर का फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ
और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन। वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो अंगूठा किधर खुलेगा, नीचे की तरफ। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्यू वी क्रॉस बी, नीचे की तरफ। और एंगल क्या था दोनों के बीच में, वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 1 हो गया, डिसअपियर हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्यू वी बी, है ना, होगा क्यू वी बी साइन 90, साइन 91, तो फोर्स हो गया सिर्फ क्यू वी बी के बराबर। ठीक, इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा पी से क्यू की तरफ करेगा, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स के कारण तो वर्क डन होगा। पहले हम वो लिख लेते हैं कि एज आर पी क्यू मूव्स विथ velocity v, consider a charge q at point p which also moves with same velocity v, है ना। और चूंकि ये मोशन में है तो इस पे फोर्स लगेगा, therefore magnetic field will exert force on this moving charge। कितना, क्यू वी बी। अब जब फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ड्यू टू दिस फोर्स क्यू विल मूव फ्रॉम इधर से किधर, पी से क्यू की तरफ। तो हम वर्क डन निकालेंगे पहले, वर्क डन इन मूविंग क्यू फ्रॉम पी टू क्यू, वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स हो गया क्यू वी बी, डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ ऑफ आर्म के बराबर, और एंगल कितना होगा 0 डिग्री का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पी से क्यू है, फोर्स भी पी से क्यू की डायरेक्शन में है। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी, और पूरा सेकेंड चैप्टर याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, वो कितना होगा, जो भी वर्क डन था डिवाइडेड बाय चार्ज, वो कितना मिला, वी बी एल, इसी को पलट के लिख दो, बी एल बी, तो ये निकल गया ये मोशनल ईएमएफ हो गया लॉरेंट्ज फोर्स के टर्म्स में। ठीक, इसमें 3-4 कंसेप्ट यूज होंगे, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला यूज होगा, वर्क डन का फॉर्मूला यूज होगा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये करके पूछता है स्पेशली, वो बोल देगा कि मोशनल ईएमएफ डिराइव करो यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोले, सीधी डिराइव करने बोले, तब तो फैराडे वाला यूज कर ले, वो आसान है। क्लियर है?
जल्दी से लिखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, एनर्जी कंसिडरेशन इन लेंस लॉ। एनर्जी कंसिडरेशन इन लेंस लॉ। इसमें हमको ये देखना है कि लेंस ने क्या कहा था कि हमको एक लिमिट के बाद फर्दर फ्लक्स चेंज कराने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत है। तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम बाहर से देते हैं या मैकेनिकल पावर हम डिलीवर करते हैं सिस्टम को मोशन करने के लिए, फर्दर फ्लक्स चेंज कराने के लिए, वो एनर्जी इस कॉइल में जिसमें कि करंट प्रोड्यूस हो रही थी, उस कॉइल में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। तो हम यहाँ बारी बारी से मैकेनिकल एनर्जी पावर निकालेंगे और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो पहला लाइन लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ आर पी क्यू, रेजिस्टेंस ऑफ आर पी क्यू इज स्मॉल आर is small r, and resistance of other arms, resistance of other arms कौन कौन हो गए, क्यू आर कॉमा आर एस कॉमा एंड एस पी आर नेग्लिजिबल, are negligible. Full stop. Therefore, overall resistance of the coil PQRS, overall resistance of the coil PQRS is small r, full stop. पैरा चेंज करके लिखो, the magnitude of current flowing in the coil, the magnitude of current flowing in the coil equal to करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब बी एल वी बाई आर। ये वैल्यू लिख लो। हो गया। अब देखो PQ आर्म को हम मूव करा रहे थे, तो जो EMF इंड्यूस हुआ कॉइल में उसके कारण PQ आर्म में करंट फ्लो हो रही होगी। मतलब अभी ये PQ आर्म को कैसा कंसीडर कर सकते हैं, करंट फ्लोइंग वायर के तौर पे। और करंट फ्लोइंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, कितने वैल्यू का, चैप्टर 4 का फॉर्मूला IL क्रॉस B, कितना IL क्रॉस B। तो लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे पहले मैकेनिकल पावर, तो इसमें हम पहले निकालेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग आर पी क्यू। इसके कारण ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो जाएगा वो, F इक्वल्स टू
आई एल क्रॉस बी आई एल बी, यहां भी साइन 90 होगा, लेंथ वेक्टर उधर ही होगा जिधर करंट होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान रखे थे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रही है तो करंट भी पॉजिटिव चार्ज के ही अलोंग, और करंट जब P से Q की तरफ तो लेंथ वेक्टर भी P से Q की तरफ। तो यहाँ भी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसके बीच में 90 डिग्री।